नमस्कार, 10 का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। रूस दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर मास्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। भारत रूस शिखर सम्मेलन को लेकर जयशंकर का यह दौरा है। 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति पुतिन। तो दिसंबर में होने वाले भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले कूटनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मास्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। 5 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर एस जयशंकर मास्को दौरे पर हैं। वहीं इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी के विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात की। मास्को में जयशंकर ने कहा कि भारत रूस संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता का एक मजबूत स्तंभ रहे हैं और इस साझेदारी का विस्तार दोनों देशों तक वैश्विक व्यवस्था दोनों देशों के लिए बेहद जरूरी है। तो रूस के दौरे पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो वहीं आपको बता दें, 5 दिसंबर को भारत की धरती पर दो महाशक्तियों का मिलन होगा। रूस के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। मास्को में राष्ट्रपति पुतिन से उन्होंने मुलाकात की है। तो वहीं भारत रूस शिखर सम्मेलन को लेकर जयशंकर का यह दौरा है। तो 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के दौरे पर है विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो वहीं आपको बता दें, पुतिन भारत के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से आगे की रणनीतियों को लेकर चर्चा करेंगे। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। सहारनपुर के देवबंद में एटीएस की छापेमारी हुई है। हिरासत में एक संदिग्ध एमबीबीएस छात्र गिरफ्तार हुआ है। अहमद राजा को एटीएस से हिरासत में लिया है। अहमद राजा को पुलिस दिल्ली लेकर आ रही है और एटीएस अहमद राजा से पूछताछ भी की जा रही है। तो कॉल डिटेल से अहमद तक एटीएस की टीम पहुंची है। तो एटीएस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंची और यहां पे एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। तो यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई करता था। आतंकी संगठनों से अहमद राजा के संबंध थे। तो यहाँ पे अहमद राजा से एटीएस की टीम अब पूछताछ करेगी। तो वहीं दिल्ली लेकर अहमद राजा को पुलिस जो है लेके आ रही है। कॉल डिटेल से अहमद तक एटीएस की टीम पहुंची है। तो वहीं आतंकी संगठन से अहमद राजा के संबंध बताए जा रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था एक और एमबीबीएस डॉक्टर जिसका नाम अहमद राजा है। एटीएस से उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक भी गिरफ्तार हो चुका है। ईडी ने जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। पीएमएलए एक्ट के तहत जवाद सिद्दीकी की बड़ी गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने जवाद सिद्दीकी के घर पर छापा मारा। तो पीएमएलए एक्ट के तहत ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने जवाद सिद्दीकी के घर पर छापा मारा है और कई सारे बड़े खुलासे इस केस में हो सकते हैं। तो यहाँ पे एनआईए के बाद इस पूरे केस में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है और ईडी लगातार गिरफ्तारी कर रही है। जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, गिरफ्तार दानिश के पिता ने खुद को आग लगा ली है। ब्लास्ट में बेटे का नाम आने पर खौफनाक कदम यहां पे उठाया गया है। इलाज के दौरान दानिश के पिता की मौत हो गई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दानिश के पिता ने खुद को आग लगा लिया है। ब्लास्ट में बेटे का नाम सामने आया था, जिसके बाद पिता ने यह खौफनाक कदम उठाया और खुद को आग के हवाले कर दिया। तो वहीं रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया पर एक नया पोस्ट आया है। रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर संजय यादव पर हमला बोला। अपनी किडनी दान करे हरियाणवी महापुरुष। रोहिणी आचार्य ने बड़ा बयान दिया है। लालू जी के नाम पर अपनी किडनी दान करें। तो मेरी किडनी गंदा बताने वाले अपनी किडनी दान कर दे। तो बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई है और उसके बाद लालू परिवार में भी घमासान बढ़ चुका है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने घर और राजनीति दोनों छोड़ दी। परिवार में विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से बिना नाम लिए तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव पर निशाना साधा है। वहीं रोहिणी आचार्य ने पत्रकार कन्हैया के साथ बातचीत का एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें वह उनसे कुछ सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं।
जी का नंबर है। हाँ बोल रहा हूँ। तो कौन बोला ये सब बात? अब जाके लालू यादव आपकी माँ थोड़ी बोली है कि कुंडली मारकर नहीं बैठ। मैं अपने से कहा कि बेटियों को आप एक मिनट आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव राबड़ी देवी लिया है। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे? अच्छा ठीक। तो बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। बिहार में कल बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक होनी है और बैठक में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के पर्यवेक्षक बने हैं। साथ में निरंजन ज्योति सह पर्यवेक्षक बनाई गई हैं। अर्जुन राम मेघवाल सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। तो अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पे सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें तो बिहार बीजेपी के पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया। तो बिहार में कल बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक होनी है और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को बिहार बीजेपी का पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो वहीं सह पर्यवेक्षक के नाम भी सामने आ चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य जिन्हें बिहार बीजेपी का पर्यवेक्षक बनाया गया, तो वहीं साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को भी सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो कल विधायक दल की बड़ी बैठक होनी है और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य बिहार बीजेपी के पर्यवेक्षक बने, तो वहीं सह पर्यवेक्षक के भी नाम सामने आ चुके हैं। बिहार में कल बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक होनी है। जो अभी एनडीए के पक्ष में रुझान दिख रहा है, जो हम लोगों की अपेक्षा थी उससे बहुत शानदार रिजल्ट है और हम इस संदेश का, ये रिजल्ट का अभी रिजल्ट नहीं आया है, अभी तो रुझान ही है, लेकिन उसका स्वागत करते हैं। लेकिन विपक्ष जो है तो बिहार चुनाव में हार के बाद प्रशांत ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं जनता का विश्वास नहीं जीत पाया। यहाँ पे प्रशांत किशोर का बड़ा बयान आया, हम इस पर चिंतन करेंगे, जीते हुए लोगों को बधाई। तो 20 नवंबर को गांधी प्रतिमा के सामने एक दिन का उपवास रखूंगा, एक दिन का सामूहिक उपवास रहेगा। यहाँ पे प्रशांत किशोर ये भी बोलते नजर आए, हार के प्रायश्चित के तौर पर यह उपवास रखा जाएगा। तो चुनाव हारने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा, जो कमी हुई उसे सुधारा जाएगा। आज धक्का लगा है, हम फिर से खड़े होंगे, हम बिहार नहीं छोड़ने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने ये बड़ी बातें कही हैं। बिहार को सुधारने की प्रशांत किशोर की जिद है। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में हार के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीके इमोशनल हो गए। दरअसल प्रशांत किशोर ने चुनाव में जनसुराज की हार की जिम्मेदारी खुद ले ली। उन्होंने कहा कि मैं अपने साथियों को जनता का विश्वास नहीं दिला सका। प्रशांत किशोर ने कहा, करीब 3.5 साल पहले बिहार में परिवर्तन की सोच के साथ हम सब सामने आए थे। तो इसके लिए हमने पूरा प्रयास भी किया, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पाई। अगर बिहार की जनता ने हमें नहीं चुना है तो कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में कोई कमी रही होगी, गलती रही होगी। हम लोग बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की राजनीति को बदलने के लिए थोड़ी बहुत भूमिका जरूर बनी है, लेकिन जनता का विश्वास नहीं जीत सके। हम लोग सामूहिक तौर पर हारे हैं और आत्मचिंतन का समय है। हम लोग भी चिंतन करेंगे। जो लोग जीत कर आए हैं उनको खूब बधाई। जनता ने अपने लिए अपना रास्ता चुना है, अपने लिए सरकार चुन ली है। अब नीतीश जी और भाजपा के लोगों पर जिम्मेवारी है कि बिहार में जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए हैं, बिहार में तरक्की हो, बिहार में भ्रष्टाचार से जो जनता जूझ रही है भ्रष्टाचार खत्म हो, यहाँ पर लोगों के लिए रोजी रोजगार हो और सबसे बढ़ के जो मुद्दा है पलायन का, बिहार से पलायन बंद हो। हम लोगों से जो गलती हुई है, जिन लोगों ने जनसुराज के विचार पर इस सोच से इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है,
उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आपके सपनों के आधार के अनुसार, आपके सोच के अनुसार वो व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा हूं। और प्रायश्चित के तौर पर मैं आज से 2 दिन के बाद 20 तारीख को गांधी भितिहरवा आश्रम में जो रास्ता गांधी जी ने बताया है, मैं अपने लोगों को, बिहार के लोगों को ये नहीं समझा पाया कि किस बात पर उनको वोट देना चाहिए, क्यों उनको नई व्यवस्था बनानी चाहिए। तो प्रायश्चित के तौर पर मैं अपने से भितिहरवा आश्रम में 1 दिन का उपवास, मौन उपवास रखूंगा। जो भी जन स्वराज के साथी हैं वो जहां पर हैं वहां अगर वो समझते हैं कि हम लोग के प्रयास में, सोच में जो कमी रह गई उसको सुधार के लिए प्रायश्चित के तौर पर हम लोग 1 दिन का सामूहिक उपवास रखेंगे। तो बिहार में हार के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर एसआईआर का मुद्दा उठाया, चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की मंशा पर तब सवाल खड़े किए जब यूपी, एमपी, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में एसआईआर को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के उन 12 राज्यों के नेता शामिल हुए जहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। बैठक में सभी की राय ली गई और इसके बाद फैसला लिया गया कि दिसंबर के पहले हफ्ते में एसआईआर के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली होगी, जिसमें देश भर से कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। बीजेपी ने पूछा कि अगर नकली वोटर घुसपैठियों के नाम पर वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं तो इससे विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही है? क्या विपक्ष नहीं चाहता कि नकली वोटर हटाए जाए? हालांकि सियासत के बीच सवाल है कि एसआईआर को लेकर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें कितना दम है। इस पर देखिए रिपोर्ट। बिहार में मिली करारी हार के बाद पहली बार दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता इंदिरा भवन में इकट्ठा हुए। मुद्दा था एसआईआर, जिसे लेकर मंथन का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जिन 12 राज्यों में एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण होना है, वहां के नेताओं से बातचीत की, एक एक कर सबकी राय जानी। इसके बाद बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, कांग्रेस असली मतदाताओं को हटाने या फर्जी मतदाताओं को शामिल करने की हर कोशिश का पर्दाफाश करेगी। कांग्रेस वोटर लिस्ट की रक्षा करेगी। बीजेपी वोट चोरी के लिए एसआईआर को हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। अगर चुनाव आयोग ने नजरअंदाज कर दिया तो यह चुप्पी साध देने जैसा होगा। चुनाव आयोग का आचरण अत्यंत निराशाजनक है। इसके साथ ही कांग्रेस की बैठक में फैसला लिया गया कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में दिसंबर के पहले हफ्ते में बड़ी रैली होगी। कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर के एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे एसआईआर के खिलाफ। और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। मतलब साफ है कि एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने आर पार का मन बना लिया है। चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोलने का फैसला कर लिया है। लेकिन अब यह भी समझ लीजिए कि आखिर एसआईआर है क्या, जिसे लेकर सियासी बवाल हो रहा है। दरअसल एसआईआर चुनाव आयोग की प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। जिनकी मौत हो चुकी है उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम, पते की गलतियों को ठीक किया जाता है। इसके लिए बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। लेकिन इसी एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों का आरोप है कि साजिश के तहत उनके वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है
कि जिन जगहों पर बीजेपी चुनाव हारती है वहां से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। एसआईआर रिवीजन ऑफ वोट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रिवीजन किसका ज्यादा कर रहे हो? जिस बूथ पर आप हार रहे हो उस पर फोकस्ड हैं आप पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और हर लेवल पर। तो ये डेटा को जो देखना और डेटा के हिसाब से काम करना कि हम एसआईआर वहां करेंगे ज्यादा स्ट्रांगली जो बूथ हम हार रहे हैं, जो हम जीत रहे हैं उसमें एसआईआर की जरूरत नहीं है। बीजेपी के लोग किसी का भी वोट बनवा लें। तो ये एसआईआर कैसा है? तो इसीलिए हम आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाते हैं। जो बिहार में हुआ वही उसी तरीके का एसआईआर सब जगह किया जा रहा है। टारगेटेड रूप से कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये एसआईआर काटने के लिए है, नाम जोड़ने के लिए नहीं है। ये सबका निष्कर्ष इस बैठक में निकला। विपक्ष ने चुनाव आयोग की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। चुनाव आयोग पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगा दिया। आरोप इसलिए क्योंकि बिहार के बाद यूपी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर होना है। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर साजिश के तहत उनके वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। ऐसा मुद्दा नहीं है तो कांग्रेस वाला भी कह रहा है कि वो फंस गए। अरे वो कांग्रेस में मेजोरिटी लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एसआईआर करके पार्टी को डुबा दिया है, क्योंकि एसआईआर तो सब चाहते हैं नकली वोटर हटे, अवैध घुसपैठी जो होते हैं वो हटना चाहिए, जो इस दुनिया में नहीं है, जो नाम काट करके कहीं और चले गए हैं उसका नाम नकली नहीं होना चाहिए। ये तो क्या है, एसआईआर के चक्कर में ये तो देश के लिए एसआईआर कर रहे हैं, देश का भला के लिए। एसआईआर पर सियासी संग्राम बढ़ चला है, लेकिन सवाल है कि आखिर एसआईआर को लेकर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें कितना दम है। अगर वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है तो इससे दिक्कत क्यों है? और सवाल ये भी है कि एसआईआर पर विपक्ष के आरोप जायज हैं या बार बार मिल रही हार की बौखलाहट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने और महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता अरसलान समदी से खास बातचीत की। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बिहार चुनाव परिणामों से भी बेहतर यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव में परिणाम आने का बड़ा दावा किया है और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ बात करने के लिए। सर, बिहार में जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत हुई है, लगता है 2027 में भी यूपी में ये जो रिजल्ट जो है वो सामने आएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि उससे अच्छा आएगा और उत्तर प्रदेश में तो उससे अच्छा आ ही रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और केंद्र के साथ जो समन्वय है अद्भुत है, और मैं समझता हूं कि लोग विपक्ष की दोहरी नीतियों को समझ चुके हैं। ये गठबंधन केवल सत्ता के लालच में बनाते हैं और जब हार जाते हैं तो केवल आरोप की जो एक प्रकार से आरोप का जो पुलिंदा है वो इकट्ठा करके दूसरे को आरोपित करते हैं। सर, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को जिस तरीके से फांसी की सजा सुनाई गई है, मांग करी जा रही है भारत से कि उनको बांग्लादेश को सौंपा। देखिए, वैसे तो ये वैदेशिक नीति पे सरकार अपना निर्णय लेगी, लेकिन एक नागरिक के नाते मैं कह सकता हूँ कि बांग्लादेश की आज़ादी में शेख मुजीबुर रहमान और उनकी बेटी का जो जिनको वो मौत की सज़ा दे रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिसने बांग्लादेश बनाया हो उसी को बांग्लादेश के लोग मार डालें, मैं समझता हूँ कि ये एक आम आदमी को समझ से परे है। सर, दिल्ली की जो घटना हुई थी उसके बाद महबूबा मुफ्ती का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कश्मीर की जो आवाज़ है वो लाल किले के बाहर सुनाई दे रही है। अब इस प्रकार की आतंकी सोच को रखना, मैं समझता हूँ ये भारत में ही संभव हो पा रहा है। हालांकि जनता ने उनको नकार दिया है और वो आधारहीन एक ऐसी नेता बन चुकी हैं जिनका आतंकवाद पे रह रहकर प्यार जागृत होता रहा है, उसका जिन्न निकलता है इनके पास से। देश के बहुत ऐसे राजनेता हैं जिनका जिन्न जो है बाहर आता है, जो आतंकवादी प्रेमी एक समूह है उसकी वो सदस्य है। और मैं समझता हूँ कि उनको एक आतंकवाद की भावनाओं का प्रेम छोड़कर राष्ट्र प्रेम में भी कभी कभी बयान देना चाहिए। सर, एक अंतिम
सवाल है, बिहार के बाद यूपी और 17 राज्यों में जिस तरीके से SIR हो रहा है, आरोप ये लग रहे हैं आपकी सरकार पर कि जो विपक्ष के वोटर हैं उनके नाम काट दिए जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये झूठ और मिथ्या है। SIR में थोड़ी कहा जाता है भाजपा वाले केवल अपना नाम लिखाएंगे। इसमें ऑप्शन है, इसमें शिकायत करने की गुंजाइश है और हर व्यक्ति आज नाम लिखाता है। बिहार में आपने देखा है क्या एक भी व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उसका नाम नहीं लिखा जा रहा है? क्या एक भी व्यक्ति ने ये दावा दायर किया था कि उसका नाम काट दिया गया? चुनाव के पहले आपने जो आपको ऑप्शन था, समय था, आपने किया नहीं। चुनाव आप हार गए तो आप कहते हो खराब है। शेख हसीना के खिलाफ मौत की सजा पर बांग्लादेश में माहौल गर्म है। मौत की सजा के बाद अब सवाल ये, हसीना क्या करेगी? रास्ते सिर्फ दो हैं और दोनों ही मुश्किल। सवाल यह है कि पड़ोसी देश के सुतल पुतल के बीच भारत क्या करेगा, क्योंकि इस वक्त शेख हसीना भारत में ही रह रही है। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में हालात दिन पर दिन तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता, सड़क पर हिंसा और अदालत का ताजा फैसला, इन सब ने देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। शेख हसीना के खिलाफ जारी सजा ने भारत की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि शेख हसीना सिर्फ बांग्लादेश की नेता नहीं, भारत की सबसे भरोसेमंद पड़ोसी साझेदार मानी जाती है। भारत की सबसे पहली और बड़ी चिंता सीमा सुरक्षा है। शेख हसीना के कमजोर पड़ते ही कट्टरपंथी संगठनों के सिर उठाने का खतरा बढ़ जाता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में लगातार इनपुट आए हैं कि अस्थिर बांग्लादेश का सीधा असर पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा पर पड़ सकता है। इसलिए भारत का फोकस है सीमा पर सख्ती, अतिरिक्त तैनाती और संवेदनशील इलाकों पर खास निगरानी। भारत इस वक्त बहुत सोच समझकर चल रहा है, न ज्यादा शोर, न कोई पब्लिक स्टैंड, क्योंकि ढाका की राजनीति में सीधा कूदना भारत नहीं चाहता, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी यानी कि पर्दे के पीछे बातचीत तेजी से चल रही है। भारत की कोशिश है कि किसी भी हाल में बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित ना हो और स्थिति नियंत्रण के बाहर भी ना जाए। भले ही भारत खुलकर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इतना तो साफ है कि भारत नहीं चाहता कि हसीना अचानक राजनीतिक रूप से खत्म हो जाए, क्योंकि पिछले 1.5 दशक से हसीना ने भारत के लिए क्या क्या किए हैं वो भी समझिए। शेख हसीना ने आतंकवादी नेटवर्क तोड़े, सीमा पार से घुसपैठ को रोका, इतना ही नहीं पूर्वोत्तर में उग्रवाद को कमजोर किया, आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाया, पड़ोसी सरकार से मिलने वाले सबसे मजबूत सहयोगों में से एक है। अगर हालात उलट जाते हैं और हसीना राजनीति से बाहर होती हैं, तो भारत ने प्लान बी भी तैयार रखा है। नई सरकार या विपक्षी गठजोड़ से कूटनीतिक संपर्क कायम रखना होगा, सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता देना और भारत विरोधी एजेंडे पर चलने वाले समूहों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव बढ़ाना, ये सब भारत की बैकअप रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। वही बांग्लादेश की सियासत में तूफान और उसके केंद्र में शेख हसीना है। मौत की सजा के बाद अब सवाल ये है कि हसीना क्या करेंगी। यहाँ सिर्फ दो रास्ते हैं और दोनों ही मुश्किल है। बांग्लादेश की अदालत के फैसले ने देश की राजनीति ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया है। 3 बार की प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद से समर्थक सड़कों पर हैं, विरोधी जश्न में हैं और पूरा देश तनाव में डूबा हुआ है। फैसले के बाद से हसीना के सामने अब सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, एक कानूनी लड़ाई लड़ना, दूसरा देश छोड़कर जाना, और दोनों की ही कीमत बहुत भारी है। अगर हसीना पहला रास्ता चुनती है तो इसका असर पड़ेगा, लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, अनफेयर ट्रायल का हवाला देकर रिव्यू की मांग की जा सकती है, कानूनी संस्थाओं में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। सबसे पहले तो शेख हसीना जान को खतरा है का हवाला देकर दूसरे देश में शरण ले सकती है। अस्थायी सुरक्षा का रास्ता इससे साफ हो सकता है। इस रास्ते में कई चुनौतियां भी होंगी, अपना राजनीतिक आधार भी उनको छोड़ना पड़ेगा, पार्टी को अनिश्चितता में डालना होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई शरण तलाशनी होगी। इतना ही नहीं बल्कि विरोधी सत्ता पूरी तरीके से काबिज हो सकती है। ढाका की राजनीति एक नए मोड़ में प्रवेश भी करेगी। तो वहीं इन सब में UNICC की क्या भूमिका हो सकती है, आपको बताते हैं। मामले में UNICC का रोल सीमित है। UN कोर्ट का फैसला रद्द नहीं किया जा सकता। UN मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है, फेयर ट्रायल पर सवाल भी उठा सकता है। UN केस ICC को रेफर कर सकता है। शेख हसीना
हसीना खुद भी आईसीसी में केस के लिए तैयार है। गड़बड़ियां दिखने पर भारत शेख हसीना को नहीं लौटाएगा। वहीं पूरे संकट पर भारत की भी नजर है, क्योंकि हसीना की राजनीति का सीधा असर भारत की सुरक्षा, सीमा और कूटनीति पर पड़ता है। भारत नहीं चाहता कि अस्थिरता बढ़े, लेकिन हसीना क्या फैसला लेंगी ये उनका निजी और राजनीतिक निर्णय होगा। हालात कैसे बदलेंगे ये आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन एक बात तो साफ है, भारत अपनी अगली चाल बेहद ही सोच समझकर और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए चलेगा। क्या भारत पर पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय संधि का दबाव? क्या यूरोप सरकार भारत पर दबाव बनाएगी? 2013 में शेख हसीना के कार्यकाल में संधि हुई थी। राजनीति से प्रेरित आरोप में ठुकराया जा सकता है प्रत्यार्पण। हत्या, अपहरण और आतंकवाद पर लागू होगी प्रत्यार्पण संधि। प्रत्यार्पण संधि में मांग ठुकराने के प्रावधान हैं। मौत की सजा के बाद शेख हसीना जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी हैं। पूरे बांग्लादेश का भविष्य हसीना का अगला कदम यही तय करेगा कि पड़ोसी देश किस दिशा में जाएगा। शेख हसीना को दी गई ये सजा बांग्लादेश के इतिहास की सबसे विवादित घटनाओं में से एक बन चुकी है। 15 साल तक देश की सत्ता में रहने वाली नेता को अदालत ने दोषी करार दिया जाना देश की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा। ये फैसला न्याय, राजनीति और सत्ता के संतुलन पर गहरे सवाल खड़े करता है। क्या ये वास्तव में न्याय की जीत है या राजनीतिक बदले की कहानी? इसका जवाब आने वाले दिनों, महीनों और सालों में सामने आएगा। तो अयोध्या जहां एक एक दिन ऐतिहासिक है और आज की सुबह भी बेहद खास रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित यात्रा से पहले पूरे कार्यक्रम का स्थलीय निरीक्षण किया। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा पताका फहराने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इन्हीं अंतिम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे। करीब 2.5 घंटे तक उन्होंने पूरे परिसर में घूमकर हर व्यवस्था को बारीकी से परखा। सीएम योगी का कार्यक्रम रामकथा पार्क हेलीपैड से शुरू हुआ। वहां से सीएम योगी हनुमानगढ़ी पहुंचे, फिर राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश किया और फिर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने तीर्थयात्री सुविधा केंद्र और राम मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण कार्यों के हर चरण पर विस्तार से चर्चा हुई। स्थलीय निरीक्षण के बाद सीएम योगी ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्र, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम ने सुरक्षा को लेकर और भीड़ प्रबंधन तक यातायात से लेकर हर एक चीज को लेकर निर्देश दिए। 25 नवंबर को पीएम मोदी की अयोध्या यात्रा को लेकर पूरे शहर में उत्साह है और सीएम योगी के निरीक्षण ने साफ कर दिया है कि अयोध्या आने वाले दिनों में एक भव्य और अनुशासित स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो 10 के दम में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, चल लौटेंगे।